हेलो डियर बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर में सीएसई डिपार्टमेंट में। और मैं साथ ही आपका एजुकेटर हूँ। एंड टुडे मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगा जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हमने किए थे वेव्स के। तो वेव्स के मैं आपको आगे के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट है ना, सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, है ना। आई होप आपने ये सब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस एक बार सब कर रखे होंगे, राइट। एंड उसके बाद ये स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे क्वेश्चंस, इन सब के मैंने आंसर बगल में लिख रखे हैं, है ना। ये वेरी शॉर्ट आंसर्स आपने कवर कर ही लिया था, है ना। एक बात नोटिस नोटिस करने की ये है कि ज्यादातर यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, है ना। जैसे आपका ट्रांसपेरेंट ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, ऐसे ऐसे, राइट। एंड आपके क्वेश्चंस स्ट्रिंग के लेंथ के क्वेश्चंस और बाकी सब वैसे वैसे क्वेश्चंस, ठीक। तो ये सब चीजें तो थी, है ना। एंड देन इसके बाद हमारे पास आपका अगर आप और देखो जो हमने क्वेश्चंस के देखिए यहाँ पे ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस है ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ये 15.6 हो गया, फिर ये आपका 15 हो गया, फिर ये आपका 15.7, अगेन यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस। सिंपल वेव की जो इक्वेशंस है ना, जो हमारे पास वेव्स की इक्वेशन होती है वो हमारे पास थी, राइट। एंड इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ मास, स्ट्रिंग की मास होती है, स्ट्रिंग की जो मास वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास है ना। एंड फिर ये हमने ग्राफिकल क्वेश्चन भी किया था, मैंने आपको बीच में ये होमवर्क दिया था ये ग्राफिकल क्वेश्चन का, राइट। एंड देन MCQ questions again, transverse harmonic wave on a string described by this, है ना, where x and y are in centimeter, d and centimeter। तो ये सब चीजें निकालनी थी कि हाँ वेव की ट्रैवलिंग स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या है, फिर लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो सब चीजें, है ना। तो ये सब जो भी आपने बेसिकली टॉपिक में पढ़ रखा है वो सब मैंने आपसे डिस्कस करे, राइट। ओके, नाउ इफ वी कम टू दिस पार्ट, जैसे और नीचे अगर हम जाए तो अगेन यहाँ पे इक्वेशन का क्वेश्चन था, है ना। एक और वेव इक्वेशन का क्वेश्चन था। एंड देन लेटर हमने आपके प्रोपगेशन वाले क्वेश्चन किए थे, प्रोग्रेसिव वेव समथिंग, है ना। तो दीज वर द क्वेश्चंस। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे वेव्स की, राइट। अब यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेरी शॉर्ट आंसर से एक बार फिर से कर लेते हैं। जो आप 18 19 तो आपके हो गए थे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 36 तक हम करेंगे, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, ट्यूनिंग फॉर्क ए मार्क्ड 512 hertz produces 5 beats per second where surrounded with another unmarked tuning fork B. If B is loaded with a wax, the number of beats is again 5 per second. What is the frequency of the tuning fork B when not loaded? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो we can say that when the tuning fork B is loaded with wax, the frequency of tuning fork becomes less, है ना। देखो एक तो नॉर्मल हमारी ट्यूनिंग फोर्क है ना, और ये A है ना। और एक हमारी जो ट्यूनिंग फोर्क, जो हमारी बी ट्यूनिंग फोर्क है, ये क्या है, ये वैक्स से ढकी हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। वैक्स लगा हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम ही होगी। तो जो ट्यूनिंग फोर्क जो मार्क है 512 हर्ट्ज से, लेट्स अज्यूम दैट ट्यूनिंग फोर्क बी इज मार्क, लेट्स अज्यूम दैट ट्यूनिंग फोर्क बी भी जो है हमारी वो सेम फ्रीक्वेंसी से 512 और 5 बीट्स पर सेकंड, है ना। मतलब देखो ये जो इसका जो 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका भी मान लो हम चलो मान लेते हैं 512 है, 512 है कि 517 या 512 है, ठीक है। तो इसका 512 है, इसका 512 है, और पूछ रहा है कि जो 5 बीट्स है जल्दी किसमें होगी, ऑब्वियसली इसमें होगी। भाई ये तो ऑलरेडी नॉर्मल है, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई एयर का मीडियम वगैरह कुछ नहीं है, कोई वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं है। इसमें वैक्सीन लगी हुई तो वो भारी हो जाएगी, तो वो धीमी हो जाएगी, राइट। तो बी की फ्रीक्वेंसी कम है, एंड दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है ना। बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक वेव इज गिवन बाय द फंक्शन y इक्वल टू दिस।
where y is in centimeters and t is in seconds. Calculate the resultant amplitude. ठीक है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. चलो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा टी, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी. ठीक है, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 प्लस ओमेगा टी. अब मैं ये कह रहा हूं कि अब 3 को ना a cos फाई मान लो, ठीक, और अब जो 4 को है वो a sin फाई मान लो. भाई ऐसा ही तो है, करेक्ट. Then we can say that y is equals to a cos phi omega t plus a sin phi omega t. ठीक, तो y is equals to a sin omega t plus phi, करेक्ट. tan phi is equals to आपका 4/3 आया. तो यहां से जो phi की वैल्यू है tan इनवर्स 4/3 आएगी phi की वैल्यू, करेक्ट है ना. तो नाउ व्हेन द अबव इक्वेशन अगर हम डालें अबव इक्वेशन में, है ना, अबव इक्वेशन में मतलब इस वाली इक्वेशन में अगर डाल लें a स्क्वायर की वैल्यू मेरी आएगी 25, a की वैल्यू 5. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 22. तो 22 में क्या है, a sitar wire is replaced by another wire of same length and material but of 3 times the earlier radius. ठीक है, बस रेडियस में फर्क है. ओके, and what they have said is if the transition in the wire remains same then what factor will be the frequency change. ये है, करेक्ट. तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी होती है वो m/2l अंडर रूट ऑफ p/m होती है, करेक्ट. p/m होती है. नाउ गिवन दैट m इज हार्मोनिक, है ना, लेंथ हमारा l है और टेंशन t है, तो मेरा b होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट m. ये हमें पता है. इसका मतलब हमारा जो v1/v2 होगा वो अंडर रूट ऑफ m2/m1, करेक्ट. Correct. Substituting the values m2/m1 हमारा होगा pi r2 स्क्वायर रो. अब रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, pi r1 स्क्वायर रो. pi से pi गया, रो से रो गया, तो ये वैल्यू आ रही है 3r का स्क्वायर, क्योंकि r2 का स्क्वायर है और r का स्क्वायर आसपास गया. दिस इज 9/1. m2 is to m1 equal to 9:1. This is the answer. Okay. So this is the answer. Now let's go to 23rd one. 23rd वाला, है, 23rd वाले पे जाते हैं. 23rd में क्या दे रखा है? 23rd में ये दे रखा है at what temperatures in degree Celsius will the speed of the sound in air be 3 times the value at 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो हमें पता है कि जो हमारा v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट p के, और हमारा vt दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ v नॉट, करेक्ट. तो 3v0/v0 हमारा क्या आएगा? 3v0/v0 हमारा क्या आएगा? वो आएगा अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय वो करता है 273 प्लस 0. ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू 3√270. आई थिंक दिस इज द आंसर. तो टेम्परेचर हमारा होगा 2457 माइनस 270, ठीक है, जो कि होगा 2184 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूं तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं थी. Similarly, let's go to 24th question. 24th question है. 24th question में आपका क्या दे रखा है? Two waves are almost equal. अच्छा, यहाँ पे तो दे रखे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बीट्स के लिए हमारा n2 ग्रेटर देन n1 होना चाहिए, करेक्ट. और
n2 - n1 इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ये मैं कर रहा हूँ अपने अपने में, एंड यू कैन, तो टाइम पीरियड क्या होगा 1/n1, जो कि 1/n2 - n1, यही तो रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट तो n2 - n1 होगा। टाइम पीरियड क्या होगा 1/n। सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर। ठीक है, short answer type and long answer type questions are important. Steel wire वाला इधर क्वेश्चन आपका, steel wire has a length of 12 meter and mass of 2.10 kg. What will be the speed of the transfer wave on this wire? When a tensor of 2.06 into 10 to the power 4 Newton is applied. Okay, so let us come here. 25. तो 25th क्वेश्चन में लेंथ क्या है? लेंथ हमें क्या दे रखा है? लेंथ हमें दे रखा है एल, जो कि है 12 मीटर। ठीक, टोटल मास क्या है? टोटल मास है हमारा एम, जो कि 2.10 kg। राइट, फिर स्मॉल एम की वैल्यू जो होती है वो m/l होती है, ये आपको पता है, जो कि 2.1 डिवाइडेड बाई 12 है। टेंशन की वैल्यू क्या है बेटा? 2.06 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। सही बात है। देयरफॉर हमारा जो v होगा वो √p/m होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। 2.06 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2.10 का रूट। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो ये आएगा 3.43 इंटू 10 स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी की वैल्यू 343 मीटर पर। इफेक्ट तो होती नहीं है, ये आपको भी पता है ना? ये तो नॉर्मल स्पीड हो गई, so it's not affected. Fine. Now let's go to 15.26. A pipe of 20 centimeter long is closed at one end with harmonic of 5 centimeters. ठीक है? Okay. So 26th question is 26th क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका डायग्राम बनेगा ना, वो ऐसा होगा, ये वाला। ठीक ठीक, ऐसे ऐसे ए है, एन है, पूरी लेंथ तेरा एल है, और ये आपका λ/4 है। ठीक, डायग्राम तो कुछ ऐसा ही है। कंडीशन 1 है, एक एंड पे क्लोज है। ठीक है, अब उसने दे रखा है कि जो आपकी लेंथ एल है वो है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.2 मीटर है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डी की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है? 1237.5 हर्ट्ज। ठीक है, अब वेलोसिटीज जो हम वेलोसिटी SBS जो है, हम इसको 330 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अज्यूम करना पड़ेगा। एल की वैल्यू λ/4 होती है, ये हमें पता है ना? तो लैम्डा इक्वल टू सॉरी लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 4 इंटू एल, है ना? तो v इंटू एल की वैल्यू क्या होगी? v/λ, क्योंकि v/4l में v1 की वैल्यू क्या होगी? 412.5 हर्ट्ज। तो v/v1 क्या होगा? 1237.5 डिवाइडेड बाय 412.5, जिसकी वैल्यू होती है 3.5। 3 डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो दिस इज 3, सो दिस इज थर्ड हाफ। इसका आंसर है थर्ड हाफ। विद दिस लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो मैंने आपको 27 में क्या है? A train standing outside the signal on the railway station blows a whistle of frequency 400 hertz in still air. A train begins to move with the speed of this. Okay, ये तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन, राइट? 27th क्वेश्चन में V0 की वैल्यू क्या दे रखी है? 400 हर्ट्ज, करेक्ट? Z की वैल्यू क्या दे रखी है? सेकेंड म्यू नॉट, आप मालूम नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है? एयर में
वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। तो यहाँ से आपकी बी डैश की, तो हमें निकालना है बी डैश। व्हाट इज बी डैश? इट इज फ्रीक्वेंसी heard by the observer standing on the platform। ठीक है, तो बी डैश की जो वैल्यू होगी दैट इज 330, सॉरी 330, बी डैश की वैल्यू होगी आपकी 330 इंटू 400 बाई 320। कैलकुलेशन अगर हम करोगे तो 412.5 से आपका आंसर बी डैश की वैल्यू, ये बी डैश न्यू डैश वैसे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। अगेन डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन इतना परेशान नहीं करना। मूविंग फर्दर, 27 क्वेश्चन ऑलरेडी डन। उन्होंने गिव एन एक्सप्लेनेशन, राइट। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर, जो मैंने निकाली थी लास्ट में, है ना, 20 सेंटीमीटर ही है। ओके, सो एंड बी डन। 29, अगेन 29 कॉमन क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये एक बार करें, है ना, सब परेशान नहीं करना चाहिए। 29 फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख लेता हूँ। 29 क्वेश्चन में ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स mean position changes after particles mean position changes after t by 4, okay? t by 4, the time is calculated as, ऐसे लिखना चाहिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम या किसी भी के नॉर्मल एग्जाम जो आप पेपर पे देते, तो दिस इज टी इक्वल टू टी बाय 4, सही बात, जो कि 3.9 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 होती है। ये होता है आपका 0.975 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड्स, ये है आपका आंसर। और यहाँ से फिर टी की वैल्यू अगर आप ऐसे ले लो तो ये है 9.8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आपका पार्ट ए, ये जो पूछा कैलकुलेट और टाइम एंड सेकंड अब इस प्लॉटेड। लेट्स गो टू बी। बी में है नोड्स, ओके, नोड्स और ये पूछा है, तो जो आपके नोड्स है ना, नोड्स आपके हैं ए, बी, सी, डी और ई, और यहाँ पे जो आपके एंटी नोड्स हैं, यहाँ पे जो आपके एंटी नोड्स हैं वो ए डैश कमा सी डैश, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल। एंड सी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, है ना, वो तो बेटा आपका लैम्डा इक्वल टू म्यू बाय एफ होता है, ये होगा आपका आंसर, तो 1.41 मीटर होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। दिस वाज इजी कैटेगरी, इसको शॉर्ट आंसर में तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, शॉर्ट आंसर नहीं रखना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू 30th क्वेश्चन। ठीक, 30th क्वेश्चन में आपका ट्यूनिंग फोर्थ वाला बेसिकली क्वेश्चन है। वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि तो सिंपल क्वेश्चन को पढ़ो तो यहाँ पे दे रखा है फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, एक बार लैम्डा इक्वल टू 4L होता है, करेक्ट। फिर बी बी होता है, बी जो होता है वो डायरेक्टली होता है रूट, ठीक है, तो बी बाई वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 273 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 273 प्लस 0, शानदार। और अंडर रूट ऑफ 293 बाई 273, इसकी वैल्यू होती है वी नॉट, इसकी होती है 338 बस, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है, आपको करा रहा है, हालांकि मैं बस थोड़ा सा रिवीजन आपको दे रहा हूँ। 31st पेज, फाइन, स्टेट योर लॉन्ग आंसर, स्टेट योर लॉन्ग आंसर। अगेन ये अर्थ वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाँ,
तो अब आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में अगर हम पढ़ें, द अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, द अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर। द इनर कोर ऑफ 1000 किलोमीटर रेडियस इज सॉलिड। Outer it, there is a region from 1000 to 3500 kilometers with molten state. Okay. Then again from 3500 to 600. Now solid state. Good. You got time. Nice. Social science basically. Then only longitudinal waves can travel inside the liquid. Assume that the P wave has a speed of this in solid parts and a 5 kilometer per second in liquid parts. Okay. Calculate the time after which it will be recorded in a centimeter at a diametrically opposite point on the earth if wave travels along the diameter. कह रहा है along the diameter vertically तो अच्छा। तो फिलहाल मुझे जितने क्वेश्चन समझ में आए हैं बच्चों, है ना, फिलहाल जितना मुझे समझ में आया है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक आपका फाइन। ओके फाइन, लेट्स जस्ट draw this block on the okay, so I have this as R1, ये बेटा आपका R2 है, ये फिर आपका R3। फाइन, अगेन यहां पर ये जो है आपका D1, ये आपका D2, ये आपका D3। हमें दे रखा है कि R1 की वैल्यू जो है दैट इज 1000, R2 की वैल्यू जो है दैट इज 3500 किलोमीटर, बेटा R3 की वैल्यू जो है वो हमारी 6400 किलोमीटर। ठीक, फाइन। यहां से एक चीज पता लगा, D1 हमें पता है जो कि है 1000 किलोमीटर। D2 क्या होगा? D2 क्या होगा सोचो, ये होगा 3500 जो कि हमारा R2 है। R2 3500 माइनस D1, सही बात है ना, 3500। भाई ये वाला क्या होगा, ये पूरा माइनस ये बचा, ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन बचा। हमारे D3 को कैसे निकाल दो? D3 को निकालने के लिए आपको 6400 पूरा है माइनस 3500 करना पड़ेगा, है ना। 3500 है ये, 5 है ये, जो कि हमारा 2900 किलोमीटर। आई होप फर्स्ट थिंग दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके बच्चों, फाइन। नाउ लेट अस सी द सॉलिड डिस्टेंस। ओके, तो अब ये कह रहा है हमें कि सॉलिड डिस्टेंस ये, तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा 2 इंटू D1 प्लस D2 है ना, D3 है, वो हमारा सॉलिड डिस्टेंस जो कि होगा 2 इंटू 1000 प्लस 1900, 3900 इंटू 2 बाई 8, और जो हमारे लिक्विड डिस्टेंस है वो होगा 2D2, है ना, 2 into 25. Now, time taken by the seismic wave in liquid part is 2 into 2500 divided by 5. तो therefore total time जो हमारा होगा वो 32 minutes and 55 seconds. This is a bit simple. Okay, तो ये हमारा टोटल है 32 minutes and 55 seconds. इसका आंसर है 30 seconds. ठीक, 30 सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर ये है। फाइन, इट इज सिंपल क्वेश्चन, इससे मतलब डरना नहीं है क्वेश्चन के लेंथ से, है ना। आपको कितना 1 2 3 4 5 6 7 9-10 लाइन का क्वेश्चन है, तो भी उस समय घबराना नहीं है। बहुत छोटा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन क्या है,
आई मीन इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इतना वेव्स का तो कुछ नॉलेज लगा नहीं, इतना लगना चाहिए नॉर्मल क्वेश्चन में, इतना वेव्स का नॉलेज नहीं लगा। फाइन। तो we will move forward to question number 14. Question number 33 ये है कि if T is RMS speed of molecules in a gas and V is the speed of sound waves in gas, so that C by V is constant and independent of temperature of all the diagrams, है ना। C by V बस ये प्रूव करना है कि हमारा बेसिकली जो चीज है वो इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 30। So according to this, E is equals to under root of Vt by rho, ये एक चीज है। फिर C is equals to under root of Vrt by rho। First you can process this. Okay, ये इक्वेशन है मॉलिक्यूल्स, राइट। अब अगर हम P by rho करें, अगर हम P by rho करें, this is Vt by m, fine, where m is the molar mass of the gas। अब जो V होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ रो P by rho और गामा P by rho, गामा P by, जो भी होता है गामा RT by m, ये भी पता है आपको। C by V अब क्या होगा, C by V क्या होगा, अंडर रूट ऑफ P RT by m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ गामा RT by, बहुत बेहुदा सवाल था जो आप, है ना, RT 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 गया, ये आपको अंडर रूट ऑफ P by गामा आ रहा है। अब आप मेरे को बताओ इसमें कौन सा इसमें कौन सी गामा की वैल्यू क्या है, सी बाई से करना है तो रूट ऑफ 3/7/5 गामा है 15/7, 15/7 तो ये हमारा कांस्टेंट है। बस कांस्टेंट ही तो चाहिए, है ना। नाउ आई वांट यू गाइस टू जस्ट थिंक अ बिट अबाउट दिस क्वेश्चन मोर, है ना, ताकि हम आगे के जो क्वेश्चन नंबर 34 है उस पर बढ़ सकें। फिलहाल आप बच्चों 2-3 मिनट आप एक बार सोच एक बार इस चीज पे प्रोसेस कीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, राइट। ओके, फिर आगे आप अपन गामा की वैल्यू है टी बाई टी बाई गामा बाई टी जो भी होती है गामा आर टी, फिर हमने डिवाइड किया टी बाई और गामा आर टी। हाँ, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन। Given below are some functions of x and t to represent the displacement of an elastic wave. Elastic. क्या देखना? Okay. क्या है इसमें देखो, right? वो कह रहा हूँ state which of the following represents the following, है ना, represent the following, right? अब हमें ये ऐसे क्वेश्चन पे आओ क्या हमें बार-बार you know हर एक वे को आपसे सॉल्व करना होता है इक्वेशन, right? Let us now discuss the question number 20. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि स्टेट which of the following represent the traveling wave along -x direction, है ना। स्टेशनरी वेव के बाद वो क्या बोला है, ट्रैवलिंग वेव along +x डायरेक्शन भी मांगा है ना, +x डायरेक्शन भी हमसे मांगा है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग व्हिच ही हैज आस्क्ड इज ओके, अब वो रीजन भी पूछा है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस। तो ठीक है, बढ़ते हैं 34 पे ये होता है कि फर्स्ट ओके ए पार्ट देखते हैं, ट्रैवलिंग वेव अलोंग -x डायरेक्शन। अब बेटा आपको पता है कि अगर कोई वेव -x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसके प्लस kx होना चाहिए। इन सब में प्लस kx किसके पास, b के पास। a का आंसर b होगा, मतलब 100 cos 100 pi t प्लस 0.5 into x, ये ठीक, ये let's go to b। b क्या है, when stationary wave is there, stationary wave and stationary wave is there, then इसका आंसर a होगा, जो कि हमारा y is equals to 5 cos
4x into sine 20. Okay, done. And this is done. Now if we come to part C, क्योंकि हमारा बीट्स आर इन्वॉल्व, तो बीट्स आर इन्वॉल्व, ये हमारा सी का सी ही होगा, और जो हमारा डी पार्ट है बच्चा क्या, बी, तो डी का बी होगा। ओके, ए पार्ट का हमारा बी होगा, बी पार्ट का हमारा ए होगा, एंड ए डी पार्ट सी होगा, डी पार्ट का हमारा सी का आंसर। 34 क्वेश्चन अगेन सिंपल लॉन्ग आंसर टाइप में, इसलिए क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप 4-5 क्वेश्चंस को अगर छोटे से अगर आप सॉल्व करते हो तो that's easy. Yeah, right. 36 that's all. Well, 35. Okay. Yeah. So in this given progressive way, ठीक है, progressive wave, जरा इक्वेशन लिख लेते हैं, progressive wave, but it is a progressive wave, progressive wave को इक्वेशन y is equals to 5 sin pi t minus 0.4 pi x. ओके, तो पूछा है इस वेव की एम्पलीट्यूड क्या है। देखो अब इनमें छोटा सा क्वेश्चन है, अगर खाली वेव है, ये होता है या फ्रीक्वेंसी होता है या वेव वेलोसिटी होता है या पार्टिकल, और दिस इज द लॉन्ग आंसर है ना। और ये हम तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक आप प्रैक्टिस फॉर्मेट क्वेश्चन के और पर सकते प्रैक्टिस, ठीक है। इसको स्टार में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपके सारे वो क्लियर, जस्ट काइंड ऑफ सिंपल डिवीजन एंड नथिंग, ठीक है। तो वेव ट्रैवल कर रही है हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट, है ना। ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे जो पहली चीज है वो जो मुझे दिख रही है वो कुछ क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मेरी जो है वो ए इक्वल टू 5। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हमारी क्या है, लैम्डा, जो कि है 2 पाई बाय लैम्डा, ओके, जो कि है 5 मीटर, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फिर आता है हमारा डी, वेव वेलोसिटी, जो कि मुझे 250 दिख रही है और मीटर पर सेकंड। फिर हमारा जो ई है पार्टिकल वेलोसिटी, वो है 500 पाई मीटर पर सेकंड। अगेन दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी सिंपल, रियली रियली वेरी सिंपल, इनको आप अच्छे से, ओके ओके। चलो आपके आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको पीछे कुछ क्वेश्चन भी आगे करा दूंगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, राइट। 36 फॉर द हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव, ये ओके, y is equals to 2 cos 2 pi tan t minus 0.0080x plus 3.5। x और y जो है हमारे सेंटीमीटर में, t जो है हमारा वो सेकंड, है ना, t हमारा सेकंड में। What is the phase difference between oscillatory motion at 2 points separated at a distance of ये और ये, फाइन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अब देखो, मैं आपको सिंपल सिंपल सा मार्क करा दूंगा, बाकी आप खुद से करना, ओके। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो है 2, जो मेरा ओमेगा होगा वो मेरा 25 होगा, जो मेरी के की वैल्यू होगी वो 0.0165 होगी, जो मेरा फाई की वैल्यू होगा वो फाई की वैल्यू होगा 7 सिंपल। तो ए वाले का आपका होगा 6.4 पाई रेडियंस, बी का आंसर होगा आपका 0.5 पाई रेडियंस, डी का होगा आपका पाई रेडियंस, एंड डी का होगा आपका 98 पाई रेडियंस। सिंपल, ओके। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना, एक बार ये और ये, है ना, प्लीज प्रैक्टिस। ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके जेई मेंस में भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब जेई मेंस में एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कंसीडरिंग फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े आ सकते हैं, ओके ओके। चलो अभी बच्चों को मैंने यहाँ पर 36 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा सा मैं एक मुझे एक क्वेश्चन में आपको एक और अच्छे से सिखाना था। चेक इट,
आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए है ना। अह, एक क्वेश्चन में ऊपर 19 क्वेश्चन बता देता हूँ, वेरी शॉर्ट। हाँ, ये 18 और 19 में समझो, मैंने आपसे 20 से स्टार्ट कराया था। ये वेरी शॉर्ट आंसर से मैंने आपको कराया था, लेकिन मैंने आपको 20 से कराया। ये दो क्वेश्चन मैं आपको भी करा देता हूँ, फिर विल जस्ट बैकअप। ठीक है, पहले 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन थोड़ा सा वो है ना, तो ध्यान से समझना बस। 18 क्वेश्चन इज लाइक a sonometer wire is vibrating in a resonance with a tuning fork. Keep the tension applied same. The length of the wire is doubled. Under what conditions will the tuning fork be in resonance with the wire? ठीक है, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, बाकी इट्स ऑल गुड, फाइन। चलो, यहाँ पे आपका द लेंथ ऑफ द वायर इज यूज्ड एल, तो ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा फ्रीक्वेंसी एफ होगा वो एन बाई 2L इंटू अंडर रूट ऑफ पी बाई म्यू होता है, ये मुझे पता है। तो यहाँ से मेरा एन बी बाई 2L आएगा। एन बाई एल क्या होता है, कॉन्स्टेंट, which also means that n1 by l1 is equals to n2 by l2। ठीक है, n1 by l1 is equals to n2 by 2l2। ठीक, 2l2, therefore n2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, n2 की वैल्यू होगी 2n1। सिंपल, यही करना था, और ज्यादा कुछ 18 क्वेश्चन में करना नहीं। 18 क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ करना नहीं। बाकी लेट अस गो टू द 19th क्वेश्चन, देन विल डिस्कस। 19th, organ pipe of length L open at both the ends found to vibrate in its first harmonic when sound with a tuning fork of 480 hertz। ठीक है, 480 hertz की फ्लो। What should be the length of the pipe closed at one end so that if one vibrates, the other first harmonic will be the same। ठीक है, तो ऐसे हम दिस कंसिडरिंग दिस। ठीक है, ठीक है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, इसका लेंथ क्या है, एल। अगेन उस नहीं, एक साइड ओपन है, ये याद रखना आप। ओके, like this is node, these are anti-nodes, and if I consider this that's and dash। Okay, now from harmonic is open, L is equals to lambda by 2। ठीक है, तो lambda की वैल्यू होती है 2 into L। V by F naught is equals to 2L। ओके, F naught of open, F naught of open क्या है, V by 2, got it, V by 2, where V is the speed of sound in air। is it correct? Correct। अब L dash क्लोज्ड की क्या आएगी, लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा क्या होगा 4L dash, है ना। F naught of क्लोज्ड क्या आएगा, V by 4L dash। ठीक, नाउ इट इज V by 2L। ये कह रहा है ना कि V by 2L मेरा V by 4L dash के बराबर है। 2 1 2 2 V का V कैंसिल। ठीक है, L dash is equals to by 2। Fine, so this is your answer। ओके, ये थोड़ा सा मेरे को वेरी शॉर्ट का या दो आपको समझाना था, बाकी हमने वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर हमने कर लिए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन बीच में आया, ऐसे आपको फिलहाल ये प्रैक्टिस। फाइन, जस्ट ओके बच्चों, ये बेसिकली हमारा एक चैप्टर है। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा मदद करेंगे, सिंस जेईई मेंस इज गोइंग ऑन एंड जेईई मेंस में अगेन फर्स्ट टाइम आपका बीत चुका है, सेकंड अटेम्प्ट में भी आएगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट फिजिक्स में स्पेसिफिकली, अगर मैं फिजिक्स में आपकी बात करूँ, तो एक तो जो आपको हो गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एग्जाम्पल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपका EMI AC हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स है ना, ऑप्टिक्स,
ऑप्टिक्स में भी अगर आप चाहो तो वेव ऑप्टिक्स एक बार, ज्योमेट्रिकल अगर किसी को नहीं आती, अगर किसी को बड़ी लगती है तो, है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ये आपका करंट और इलेक्ट्रो हो गया, ये पार्ट ये, और ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया आपका, ऑप्टिक्स हो गया, इतना आप अगर अभी खाली अगर आप इतने कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूँ तो वेव्स को भी मैं रखूंगा कि वेव्स बहुत इजी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, या वेव्स भी इट्स एन इजी चैप्टर, है ना। वेव्स मैं रखूंगा इस लिस्ट में। बाकी अगर आपको कहूँ कि अगर मान लो अगर बेटा आपके अगर 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आते हैं ना, आप करने 25 में से आप आराम से 10-12 क्वेश्चन तो फोड़ दो, है ना। 10-12 क्वेश्चन आप ऐसे ही आप फोड़ दो, 12 फोर्स आपके 48 तो यहाँ आ गए, 48 मार्क्स तो आपको सिक्योर हो जाएंगे। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। आप मान लो कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और एक आपका यहाँ से आ सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रो साइड से आपका 1 क्वेश्चन आता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के आपके अभी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्टिक्स। अब मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स तो खाली एक आएगा, लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को मिलाओगे तो 3 क्वेश्चन है। और अगर आपके वेव्स का अगर पूछना हो तो 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 और 16, मतलब 16 क्वेश्चन आता है, फिर भी 10-12 बोल रहा हूँ मिनिमम, 10-12 क्वेश्चन आएंगे ये पूरे टॉपिक से। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मॉडल। अगर कोई आपको यूनिट पहले करना होगा, पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तो आप मॉडर्न फिजिक्स से शुरुआत करें और फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। फिर आप इस आसान चैप्टर, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको निपटाएं, ये बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान को आप निपटाओ। फिर उसके बाद आप EMI AC पे जा सकते हो अगर आपको पूरा सा आइडिया हो, या फिर अब अगर आप वेव पे जाना तो वेव पे जाओ। मैंने आपको वेव का कैसे आपको सिंपल से कराया वो आपका, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर है फिजिक्स में जो आपको बहुत अच्छे अच्छे नंबर देंगे। जो लोग सोचते हैं कि जैसे हमारा रोटेशन हो गया, हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, अगर हमें वो करना है तो रोटेशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ जाता है जेई में, सीधा सीधा आता है। फिजिक्स में स्कोर करना बहुत आसान है, आपके 15 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए अगर आप 25 क्वेश्चन करते हैं, है ना। 12 तो मैंने यही से बोल दिया, बाकी आप इधर उधर से छाट छोड़ के निकाल देंगे क्वेश्चन से, सीखते हैं जितना हम करते हैं क्वेश्चंस को आंसर इसलिए ऑप्शन मिल जाता है ना। तो फिजिक्स का तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें टारगेट करने हैं। वेव्स में बेटा आपकी साउंड वेव्स और नॉर्मल वेव्स दोनों आते हैं, ठीक है। एंड या सो दिस इज द थिंग, है ना। बाकी आई विल सी यू वन मोर थिंग कि अगर जैसे आपको वेव्स हो गया, ये कोई चैप्टर हो गया, मैं आपको MPC तीनों के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको क्लियर में किया स्ट्रैटेजी में हमेशा एक सीधी सिंपल स्ट्रैटेजी रखना, हमें ज्यादा रेफरेंस बुक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल वगैरह वो सब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हमें बस एग्जामिनर का पैटर्न समझने के लिए वो कैसे हैंडल होता है, ठीक है। शुरुआत हम करते हैं CBSE टेक्स्ट बुक से, ठीक है, जो हमारी NCERT बेसिकली हमारी जो NCERT टेक्स्ट बुक है हम उनको पढ़ते हैं, फिर हम उनके क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। पहले वो स्टेप फॉलो करना चाहिए, फिर हमें लगाना चाहिए एग्जाम्पल। हमें फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होता है कि एग्जाम्पलर तक तो क्वेश्चन छोड़ के रखें, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, कॉन्फिडेंस आता है। आप भले जेई एडवांस की तैयारी करोगे, जेई मेन्स की, अगर आप बेस से तैयार करोगे, आप बेसिक क्वेश्चन को मिलाओगे तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वहां से आप और टफ क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। फिर अगर मैं आपको अगर कहूँ कि जो सेकंड स्टेप है वो होते हैं जेई मेन्स PYQ। बेटा जेई मेन्स के PYQ क्वेश्चंस में अगर मैं आपसे कहूँ तो खाली NTA के लगा, खाली NTA के मतलब 2019 से लेकर के 2024 तक जो भी पेपर आया है, 24 जनवरी को पेपर आया है बेटा, इतने सारे पेपर हैं कि ये पेपर करते करते ही आप थक जाओगे, ठीक है। कुछ पेपर को आप मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में दो, है ना, कुछ पेपर को आप मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में दे। ये जेई मेंस की स्ट्रेटेजी होती है। जेई मेंस में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लोगे, थोड़ा आइडिया रख लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे और फिर यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से जेई मेंस में अगर आपके पास 300 नंबर का पेपर है तो आपके 120 130, है ना, ये मिनिमम स्कोर है जो आपके आने चाहिए, है ना। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आजकल के पेपर के 120 130 स्कोर भी जो है वो इट इज अ डिसेंट स्कोर, है ना, जो आपको काइंड ऑफ 95 परसेंटाइल दिला देगा। हमें हालांकि 98 99 लानी है, लेकिन पहले यहाँ पे तो पूछे, है ना, पहले हम 120 150 बार भी बढ़, ठीक है, ये बात है आपकी। और फिर उसके बाद जब जेई मेंस का हम
क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना। तो जेई मेंस का फिर तो बच्चे, चलो ठीक है, ये मैं एडवाइस देता हूँ कि जेई मेंस के बच्चे फिर, और फिर आप जाकर के अगर आपको जो जेई मेंस की खाली तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको थोड़े और क्वेश्चन चाहिए तो सीख लो, या फिर आप जेई एडवांस के भी क्वेश्चन लगा लो। एडवांस के बच्चे जी, जिनको आईआईटी में जाना है वो एडवांस के बच्चे तो खाली एडवांस देंगे ही, है ना, एडवांस तो देंगे ही, तो इसलिए उनको तो ये चीज कंपलसरी है। जी एडवांस में 2050 प्लस, मतलब 2050 के आगे वाले क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन, ऑल। ठीक है, आई मीन देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2050 के बाद के पेपर को, पेपर पेपर भी दे देना और कहीं कहीं क्वेश्चन लगा ले, है ना। मतलब अगर देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये तो 6 साल हो गए। 21, 22, 23, 9 साल के पेपर है। इनमें से 3-4 पेपर से आप धीरे धीरे उठा करके प्रैक्टिस करो, है ना। 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन, है ना, और फिर फुल लेंथ पेपर तो ये सारे पेपर, है ना। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी जेईई एडवांस, है ना। 6 घंटे की सीटिंग लगाना, 3 घंटा दिन में, 3 घंटा शाम को, ऐसे ही उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपका पेपर होता है, राइट। तो ये जेईई एडवांस की आपकी तैयारी। ओके, जेईई एडवांस के आप क्वेश्चन लगा लोगे। अगर आपका मन करता है और तभी आप इस चीज पे जाओगे, आपको थोड़ा और मन करता है, थोड़ा और भारी तैयारी अगर आपको करनी है, आप लगाओगे ओलंपियाड के क्वेश्चन। ओलंपियाड क्वेश्चन जो आपके बहुत दिमाग खोल देता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हालांकि जेईई एडवांस के पुराने क्वेश्चन अगर आप 1980s के अगर देखोगे, 1990s के अगर क्वेश्चन देखोगे, तो उसी में ही बहुत अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से आज आपको समझाया है कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से खरीदने हैं, जेईई मेंस की आपकी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी भी बता दी है कि आप कैसे क्या फॉलो करोगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप कहीं लिख लो, है ना। ये EMI इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू नो बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। अपने को अभी हिम्मत नहीं मारनी है, अगर थोड़ा सा कम भी अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है, दूसरे अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करें, है ना। इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया, बाकी आप साथी के और एजुकेटर से अच्छे से पढ़ें, है ना। अच्छे से पढ़ें, मैथ के बहुत सारे एजुकेटर जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू विल ऑलवेज सक्सीड। ओके, तो विद दिस बच्चों मैं जाता हूँ, है ना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।